तो आज तुम्हारा भाई आया है भाई साहब हमारे सीनियर राहुल भैया भैया जी से मिलने। और राहुल भैया से मिलने की खास बात ये थी कि राहुल भैया जो है वो एनएसजी में सेलेक्ट हुए हैं। क्यों राहुल भैया के साथ मैंने थिएटर वगैरह करा हुआ है। राहुल भैया ने ही मुझे थिएटर के बारे में बताया था। एक दौर आता है जब सबको लगता है कि भाई साहब हमें एक्टिंग करनी चाहिए। मुझे भी आया था कि यार चलो एक्टिंग में करियर बनाते, फिर तुम तो जानते थे अपनी लाइफ में अप डाउन सब चलते रहते, तो सब छूट गया। पर राहुल भैया जो थे वो मेरे फर्स्ट मतलब वो गुरु थे जिन्होंने मुझे चीजें बताई सिखाई कॉलेज के टाइम पे कि भाई ऐसा ऐसा होता है। अपने साथ थिएटर लेके गए, थिएटर में काम करवाया हमने। 1 साल तकरीबन काम करा होगा, 1 साल करा था। तो आगे की जो जर्नी है वो राहुल बताएंगे कि आखिर कैसी रही थी उनकी थिएटर की जर्नी। तो थिएटर मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, जब मैं कॉलेज स्टार्ट ही किया था। उस टाइम इंदौर में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था। 1.5 साल उसके साथ काम किया और पता चला कि एक्चुअली थिएटर होता क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो इंदौर में बहुत सारा आपको बनाते हैं और बनाते मतलब? मतलब सिखाते नहीं हैं और सिर्फ आपको उलझा के रखते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ फ्री का थिएटर होता है, पैसा लगता हाँ। है, आपको पैसा पे करना पड़ता है, कॉन्ट्री के नाम पे आमतौर पे लिया जाता है। अच्छा। फिर 1 साल काम करने के बाद समझ आया कि ये जो हम कर रहे हैं ये काम नहीं करना होता, एक्चुअली ये गलत है। मतलब 1 साल बाद जाके समझ में आया कि भाई साहब ऑलरेडी अपने साथ स्कैम हो चुका हो है चुका है, है स्कैम हो ना? चुका है और बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, आपका 1 साल बर्बाद हो गया है। देन फिर चीजें समझ आई कि अच्छा अच्छा थिएटर कैसे होता है, नाटक कैसे होते हैं, क्या किस तरह से करने चाहिए, आपको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। हम्म। फिर जब चीजें थोड़ी समझ में आना शुरू होती है तो आता है कि हाँ, ये तरीका है। तो उसके बाद जो सीनियर्स थे काफी अच्छे थे, वो मेरे सीनियर्स वो भी थोड़ा परेशान थे थिएटर के ग्रुप से, तो हम सबने छोड़ के फिर खुद का स्टार्ट किया था। जब हाँ, जब मैं आया मौका था मिला था, थिएटर में आया था तब राहुल भैया थे, मनोज सर थे और दो भाई थे। हाँ 2-3 लोग और थे। सौरभ भैया सबसे खतरनाक कैरेक्टर होते हैं। तो उस टाइम हमने स्टार्ट किया था खुद का थिएटर ग्रुप और हमने काफी प्रैक्टिस की, 1 महीने हमने तैयार किया नाटक। नाटक हुआ, काफी अच्छा हुआ। हमने पहली बार 2.5 घंटे का कॉमेडी प्ले किया था। आमतौर पे लोग 2 घंटे का नाटक नहीं करते, 1.5 घंटे से ज्यादा कोई नाटक नहीं करता। हमने कॉमेडी प्ले किया था 2.5 घंटे का और लोगों को काफी पसंद आया था, बहुत तारीफें हुई थी। लेकिन उस टाइम इशू ये था कि एक तो आपके पास कितने लोग हैं और उसके अलावा हमें अपने पैसे उससे नाटक करना पड़ रहा था। हम जिस जगह पे कर रहे थे उसका पेमेंट देना होता था हमको। तो उसके बाद चीजों के चलते वो हमें बंद करना पड़ा। उसके बाद भी तलाश जारी थी कहीं अच्छा काम करने का मौका मिले। एंड ऑल ऑफ सडन चीजें बिगड़ी 2020 में, जब कोविड आया। चीजें ढूंढने की तलाश थी और कोविड आया, सारी चीजें बंद हो गई। कॉलेज का फाइनल ईयर था मेरा, कॉलेज हुआ 2021 में। मैं घर से थोड़ा सा बहस हो गई थी मेरी और मैं भोपाल चला गया था थिएटर के लिए। लेकिन मेरे जाने के 1 महीने बाद फिर से कोविड आया 2021 में और फिर लौट के आना पड़ा। फिर वो 6 महीने का गैप आया एंड देन फिर मैंने वापस स्टार्ट किया भोपाल में थिएटर। देन मैंने वहाँ फोक डांस फॉर्म छऊ जो है वो सीखा। उसके अलावा अलग अलग थिएटर ग्रुप से पहचान हुई, अलग अलग तरीके का नाटक करना शुरू हुआ। हाँ, सबसे पहले मैंने छऊ सीखा जो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, क्लासिकल नहीं सॉरी फोक डांस फॉर्म है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में किया जाता है। तो मयूरभंज सीखना स्टार्ट किया मैंने, 1 डेढ़ साल मयूरभंज सीखा और अलग अलग थिएटर टीचर्स थे, सबके साथ काम किया, अलग अलग एक्सपीरियंस आया और पता चला कि बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम करना जरूरी है। देन उसके बाद मैंने सिक्किम एनएसडी का ऑडिशन दिया था, जिसमें एमपी से 2 लोग सिलेक्ट हुए थे वर्कशॉप के लिए। एक मैं हुआ था और एक और लड़की हुई थी। देन फाइनली जब रिजल्ट आया तो उसका सिलेक्शन हुआ और मेरा नहीं हुआ। दुख था, बट फिर भी चीज़ें चल रही थी। एंड नेक्स्ट ईयर जब मैंने ट्राई किया तो सिक्किम के लिए मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बिकॉज रिकमेंडेशन लेटर में कुछ इशू था और मेरा फॉर्म सिर्फ एक ही जगह सिलेक्ट हुआ था, वो था एनएसडी वाराणसी। सो वहाँ इंटरव्यू के लिए गया मैं। देन वर्कशॉप में नाम आया, वर्कशॉप के लिए गया एंड फाइनली वहाँ सिलेक्शन हुआ। अब पिछले 6 महीनों से वहाँ क्लासेस चल रही है कंटिन्यू। जो सीखने की इच्छा थी वो कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड आगे देखते हैं जर्नी कहाँ ले जाती है। तो यही ये चीज़ें अगर आप लगे रहो तो कहीं ना कहीं ट्रेन पटरी पर आई जाती है। तो भाई जैसे राहुल भैया को अभी 6 महीने लेफ्ट हैं, पर मैं तो यही बोलूंगा कि आप ही थिएटर चालू कर ले तो हमारे जैसे जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। यार करने का ऐसा है कि करने का इश्यू नहीं है, हाँ। करना तो यार हमने शुरुआत में भी किया था, सारी चीजें सबको बताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यार पता है लैक आती है बहुत सारी चीजें। एक तो हम्म। सीखने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं,
फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप वहीं से ट्रेनिंग लेके आते हो और एंड आप स्टार्ट करते हो। उसके बाद लोग सीखने में वैसे इंटरेस्टेड है नहीं, सबको एक दिन में स्टार बनना है, वो पॉसिबल होता नहीं है। थिएटर एक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, आपको सीखने में और करने में टाइम लगता ही है। अगर आपको एक्टिंग जैसी फील्ड में जाना है और सच में अच्छा एक्टर बनना है तो यार आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको क्राफ्ट सीखना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी। नहीं तो फिर ठीक है, करने वाले बहुत करते हैं, बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं भाई साहब, ये एक्टर के लिए बेसिक। पर एक जो आपने बोला था, जो आपने फोक डांस सीखा था, ऐसे मतलब जो सुपरस्टार वगैरह होते हैं वो भी डांस वगैरह सीखते हैं, हाँ, स्टंट्स वगैरह सीखते हैं, तो ये चीजें जरूरी होती है मतलब एक एक्टर के लिए कि ये एज सब चीजें एक्टर आनी आपको सारी चीजें आनी चाहिए, स्पेशली थिएटर में। थिएटर में हो। आपको सिंगिंग, डांसिंग सब आना चाहिए, एक्टिंग के साथ, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं। तो जैसे मनोज बाजपेयी सर और अपने हाँ, ये जो हैं। मनोज बाजपेयी जी ने खुद शव सीखा था, अच्छा। शायद 5, उन्होंने 3-4 साल सीखा था शव, हम्म। क्योंकि उनको एनएसडी में एडमिशन चाहिए था। और एक कंप्लीट आर्टिस्ट थिएटर में हमेशा तभी माना जाता है जब उसके पास म्यूजिक और डांस का सेंस हो। अच्छा। एक्टिंग तो आप कर ही लेते हो, वो तो एक नॉर्मल सी बात है, बट आपको डांस और म्यूजिक का भी सेंस होना बहुत जरूरी है। तो भाई साहब देखो, जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, मेरे को भी पहले ऐसे लगता था कि एक्टिंग सीखना बस नॉर्मल होता है, सिंगिंग वगैरह और म्यूजिक वगैरह इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। पर जो राहुल भैया बता रहे हैं उसमें म्यूजिक और डांस आना भी जरूरी होता है, और उसमें भी अलग अलग प्रकार के डांस ना। उसका एक रीजन है कि आपकी बॉडी जो एक्टिंग या तो स्पीच से होती है, बॉडी से होती है। हम्म। तो आपकी स्पीच, म्यूजिक बहुत हेल्प करता है उसमें। दूसरी चीज आपकी बॉडी मूवमेंट्स, अगर आप डांस या ऐसे किसी आर्ट से जुड़े हुए हो, तो जब बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करने की बारी आती है या कोई फॉर्म अडॉप्ट करने की बारी आती है, बॉडी इजीली कर लेती है, वो जरूरी है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये है तुम्हारा थिएटर जाने का या तुम्हारा एक्टर बनने का। पर वो जो जो थिएटर आर्टिस्ट नहीं होते हैं, वो फिर कैसे जाते होंगे सीरियल्स वगैरह में, मूवीज वगैरह वो में? भी स्क्रीन एक्टिंग की ट्रेनिंग तो लेते ही हैं, FTII है। और बहुत सारे लोग चले जाते हैं, फिर उनको हम्म। 5, 10, 15 साल करने के बाद एहसास होता है कि अच्छा ऐसे किया जाता है। हम्म। इसीलिए हमेशा ट्रेंड एक्टर और नॉन ट्रेंड एक्टर अलग दिखते हैं, इसलिए NSG से पास आउट थिएटर वाले हमेशा सिनेमा में अच्छा करते हैं। या अनट्रेंड एक्टर आते हैं, वो तो आते जाते रहते हैं, हम्म। भीड़ है। तो इस तरह से जो है अपनी जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड वाली, वो कहीं ना कहीं एक वर्क करती है। अच्छा राहुल भैया, हम्म। जो फेमस स्टार्स हैं उनमें से आप उनकी एक्टिंग देख कर पहचान जाते होगे ना कि ये थिएटर आर्टिस्ट है एक कि टाइम नहीं? के बाद अगर आप म्यूजिक वाले हो तो आपको समझ आ जाता है कि ये अच्छा गा रहा है या नहीं गा रहा है, शुरू में है कहाँ दिक्कत है। हम्म। ऐसे एक्टर के साथ भी है, अगर आप अच्छा काम देखने और करने के आदी हो हम्म। तो एक टाइम के बाद आपको समझ आ जाता है कि अच्छा प्रॉब्लम यहाँ है, अरे यार ये मजा नहीं आ रहा। इवन आप ट्रेलर देख के फिल्म समझ जाते हो फिल्म ऐसी होगी, क्योंकि एक है ना, आपको आइडिया है काम देखते और करते हुए कि यार बेस इन्होंने ये बताया है, मतलब फिल्म ऐसी ही जाएगी। हो सकता है आप 100 में से 5% गलत हो जाए, 95% तो आप सही रहते हो। तो मतलब एक तरह से आप वो बाबा बन जाते हो भैया, ये सब चीजें देखने के बाद, एक्सपीरियंस के साथ, जो कि पहले ही भविष्यवाणी बता देते कि आगे क्या होने वाला है। तो वैसे ही राहुल भैया जो है वो बता रहे कि आप ट्रेलर देख के बता दोगे कि आगे की मूवी क्या होने वाली है। आइडिया आ ही जाता है ना, आपको स्टोरी पता चल जाती है, एक्ट दिख जाता है कैसा हो रहा है, आपको ये पता है फिल्म कैसी है। हम्म। अब ये कहना मुश्किल है कि वो कमाएगी नहीं कमाएगी, क्योंकि ऑडियंस के ऊपर है ना, लोग कचरा भी देख लेते हैं। हम्म। वरना बागी 2 जैसी फिल्में थोड़ी चलती, लेकिन चल रही है ना बिकॉज लोग देखते हैं। टिकटॉक जैसी चीज, लोग रील्स देखते हैं, रील्स पे बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं। और क्या। तो रील वाला स्टार और एक एक्टर जो होता है अच्छा, तो फर्क है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखोगे आप, ये फैजल फैजू को देखोगे जो टिकटॉक स्टार है, तो फर्क है ना। बहुत फर्क है वो तो। वो चीज है। ठुमक ठुमक टू पहाड़ी में बटुमा करने के बाद तो हर कोई फेमस हो जाता है। फेमस होना एक अलग चीज है, और एक अच्छा आर्टिस्ट होना एक अलग चीज है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 19-20 का नहीं, 19 लाख का फर्क है। तो यहाँ फर्क आ जाता है। तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू राहुल भैया के साथ। राहुल भैया बहुत दिनों बाद मिले थे, कल एकदम से उनने स्टोरी डाली जो हमारे इंदौर में यहाँ पे बाढ़ आई थी, बहुत बाढ़ आई थी। उसको लेकर तब मैंने मैसेज करा था इंटरव्यू के लिए। स्पेशली राहुल भैया से टाइम वाइम निकाला है तुम लोगों के लिए, कि तुम लोगों के लिए डाल सको कि भाई साहब एक्टर कैसे बना जाता है, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। तो चलो अब चलते हैं, राहुल भैया से थोड़ी पर्सनल बात भी आप कर ले कि सबको सुबह ही दिखा दूं सालों। तो चलो चलता हूँ, मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।